आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 23। टॉपिक है हमारा प्रयोगवाद और नई कविता भाग 2, जो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ठीक है, उसी से संबंधित जो है आज के प्रैक्टिस सेट में 80+ क्वेश्चन हैं। क्या आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए और देखिए कि आप लोगों से जो है कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ। क्या आपको ये क्वेश्चन नहीं पता था? अगर नहीं पता है तो आप लोग जो है उन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी क्वेश्चन जिस टॉपिक से मैं बनाती हूँ वो आप तक पहुँचे और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएँ, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में छूटे ना। ठीक है ना? तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, इन क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक है? और जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी और मजबूती से जो है कर पाएँ। और हाँ, अगर आपको PDF चाहिए, क्लासेस चाहिए, सब कुछ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वहाँ पे है जो है टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दिया गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मंजीर काव्य संग्रह किस कवि का प्रथम काव्य संग्रह है? मंजीर जो रचना है, ये काव्य संग्रह है, ये किस कवि का प्रथम काव्य संग्रह है, ये पूछा जा रहा है। ऊपर करूँ इसको मैं। राइट आंसर बताएंगे आप लोग। गजानन माधव मुक्तिबोध का है, भारत भूषण अग्रवाल का है, गिरजा कुमार माथुर का है, नेमिचंद्र जैन का है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? मंजीर काव्य संग्रह किस कवि का प्रथम काव्य संग्रह है? राइट आंसर हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, गिरजा कुमार माथुर का प्रथम काव्य संग्रह अगर पूछा जाता है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मंजीर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। निम्न में से गिरजा कुमार माथुर की कौन सी रचना नहीं है? इनमें से कौन सी रचना जो है गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? नाश और निर्माण, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना मुझे, रूपांबरा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, रूपांबरा अज्ञेय की रचना है। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा जाता है? अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा जाता है? मुक्तिबोध को, अज्ञेय को, शमशेर बहादुर सिंह को, गिरजा कुमार माथुर को। राइट आंसर क्या होगा? अतिवादी को छूने वाला कवि गिरजा कुमार माथुर को कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे हम, मैं आपको आंसर बताती जाऊंगी, आप लोग बस रिवीजन करिए। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। निम्न में से किस काव्य संग्रह के लिए गिरजा कुमार माथुर को 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इनमें से कौन सी रचना है जिस पे गिरजा कुमार माथुर को 1991 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ठीक है, ये बताना है आप लोगों को। साक्षी रहे वर्तमान, भीतरी नदी की यात्रा, मैं वक्त के हूँ सामने और अभी कुछ और। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा मैं वक्त के हूँ सामने। इस रचना पे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था गिरजा कुमार माथुर को 1991 में, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, हर धरती छाती में आत्मा अधीरा है, यह पंक्ति किस कवि की है? हर एक छाती आत्मा अधीरा है, यह पंक्ति किस रचनाकार की है या कवि की है? अज्ञेय की, केदारनाथ सिंह की, मुक्तिबोध की, भवानी प्रसाद मिश्र की। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, यह पंक्ति जो है मुक्तिबोध की है ना? मुक्तिबोध हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंधेरे में कविता आरक्षित जीवन की कविता है, यह कथन किस आलोचक का है? अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की कविता है ये। ठीक है, अंधेरे में कविता आरक्षित जीवन की कविता है, यह कथन किस आलोचक का है? राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। यह कथन जो है रामविलास शर्मा का है। आगे देखते हैं, भयंकर बात का कवि किसे कहा जाता है? आप लोग बताएंगे भयंकर बात का कवि किस कवि को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध को कहा जाता है। राइट आंसर हमारा डी होगा।
आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी? आप लोगों ने क्लास देखी होगी, पिछली क्लास, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अंधेरे में जो कविता है वो पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आशंका के द्वीप अंधेरे में, है ना। तो आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताना है आप लोगों को। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1964। ध्यान से आप लोग इसको याद रखेंगे, चांद का मुंह टेढ़ा, च से चांद, च से 64, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मुक्तिबोध के काव्य को निषेध का निषेध कहा है? निम्न में से किस कवि ने या किस आलोचक ने मुक्तिबोध के काव्य को निषेध का निषेध कहा है? रामविलास शर्मा ने, नामवर सिंह ने, बच्चन सिंह ने या मुक्तिबोध ने? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? राइट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह ने। नामवर सिंह ने मुक्तिबोध के काव्य को निषेध का निषेध कहा है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, फैंटेसी का कवि किसे कहा जाता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फैंटेसी का कवि किसे कहा जाता है? गजानन माधव मुक्तिबोध। पूरा नाम आप ध्यान रखेंगे, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, हिंदी और मराठी का हाइब्रिड किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है, हिंदी और मराठी का हाइब्रिड किसे कहा जाता है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, कमलेश्वर को, मुक्तिबोध को या माथुर को, गिरजा कुमार माथुर को? हिंदी और मराठी का हाइब्रिड किसे कहा जाता है? मुक्तिबोध को कहा जाता है, ठीक है, मुक्तिबोध को कहा जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मुझे कदम कदम पर चौराहे कविता मुक्तिबोध के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? प्रश्न है, मुझे कदम कदम पर चौराहे जो कविता है वो मुक्तिबोध के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? भूरी भूरी खाक धूल, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है? राइट आंसर क्या होगा इसका? यह जो कविता दिया गया है ये किस कविता से लिया गया है, किस में संग्रहित है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध रचनावली किस कवि की समस्त कविताएं संकलित हैं? मुक्तिबोध रचनावली में किस कवि की समस्त कविताएं संकलित हैं? तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा मुक्तिबोध। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब ये जो है ना क्वेश्चन, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। क्वेश्चन है, मुक्तिबोध रचनावली में किस कवि की समस्त कविताएं संकलित हैं? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सपोज करिए कि ये क्वेश्चन पेपर में आया, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, नाम से ही पता चल जा रहा है कि मुक्तिबोध का है, ठीक है, लेकिन हमारे मन में वहाँ डाउट ये आ जाएगा कि नहीं, अगर आयोग ने ये क्वेश्चन दिया है तो इतना आसान नहीं देगा, है ना, कंफ्यूज करने वाला तो ज़रूर क्वेश्चन आता है, तो इतनी आसानी से कैसे इतना आसान क्वेश्चन दे देगा। तो वहाँ पे जो हमारा दिमाग इतना प्रेशर होता है कि हम सोचने लगते हैं, तो ज़रा सा आप सोचेंगे तो जो है गलत आंसर टिक हो जाएगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन को जो आप लोग दिमाग में एकदम बिठा के रखिए कि नहीं, इसका आंसर यही है। वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत लोगों से गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि आसान क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से उसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज की बात किसने कही? अंधेरे में कविता को जो है अस्मिता की खोज की बात किस आलोचक ने कहा है? बच्चन सिंह ने, अज्ञेय ने, नामवर सिंह और या धूमिल जी? किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 15। अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज किसने कहा है? तो नामवर सिंह ने कहा है, ठीक है ना, नामवर सिंह ने कहा है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं। निम्न में से किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कही जाती है? धर्मवीर भारती की, अजित कुमार की, मुक्तिबोध की या प्रभाकर माचवे की?
निम्न में से किसकी कविताएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है या कही जाती है? मुक्तिबोध की कविताओं को, है ना, मुक्तिबोध की कविताओं को कहा जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, यह पंक्ति किस कवि की है? गिरजा कुमार माथुर की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, मुक्तिबोध की या केदारनाथ अग्रवाल की? कविता में कहने की आदत नहीं है पर मैं कह दूं, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। मुक्तिबोध की पंक्ति है ये, ठीक है, मुक्तिबोध की पंक्ति है। सारी पंक्तियां आप लोग मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, केदारनाथ सिंह, है ना, कुंवर नारायण, इन सभी जो नई प्रयोगवादी जो कवि हैं, इन सबके जो है आप लोग धूमिल हो गए, रघुवीर सहाय हो गए, तो इनकी कविताओं को आप लोग कविता और पंक्तियाँ निश्चित रूप से आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, खोजता हूँ पहाड़ पठार समंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई, पर अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्म संभवा मुक्तिबोध की किस कविता की पंक्ति है? यह पंक्ति जो है किस कविता से ली गई है? खोजता हूँ पहाड़ पठार समंदर, जहाँ मिल सके मुझे वह मेरी खोई हुई, पर आत्माभिव्यक्ति अनिवार्य आत्म संभवा। राइट आंसर क्या होगा इसका? अंधेरे में कविता, इनकी जो मुक्तिबोध की जो कविता है अंधेरे में, यह पंक्ति जो है अंधेरे में कविता से ली गई है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग देखते चलेंगे। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सभी, यह पंक्ति किस कवि की है? अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सभी, यह पंक्ति किस कवि की है? शमशेर बहादुर सिंह की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, अज्ञेय की या मुक्तिबोध की? राइट आंसर क्या होगा? यह पंक्ति मुक्तिबोध की है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये जो है पंक्ति मुक्तिबोध की है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रभाकर माचवे की कौन सी रचना है? मेपल, अनुरक्षण, जहाँ शब्द है, उपयुक्त सभी, इनमें से कौन सी रचना प्रभाकर माचवे की है, ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों रचनाएं आप लोग ध्यान रखेंगे प्रभाकर माचवे की है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वप्न भंग व तेल की पकौड़ियाँ किसकी रचनाएं हैं? सर्वेश्वर की, भवानी प्रसाद मिश्र की, निराला की, प्रभाकर माचवे की? स्वप्न भंग और तेल की पकौड़ियाँ यह किसकी रचनाएं हैं? सही जवाब होगा प्रभाकर माचवे की, और ये व्यंग परक रचनाएं हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग। तेल की पकौड़ियाँ, स्वप्न भंग व्यंग परक रचनाएं हैं प्रभाकर माचवे की। आगे बढ़ेंगे। बुनी हुई रस्सी के रचनाकार कौन है? आसान क्वेश्चन है। बुनी हुई रस्सी के रचनाकार कौन है? बुनी हुई रस्सी किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। राइट आंसर हमारा डी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र को उनके किस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? गीत फरोश के लिए, सतपुड़ा के जंगल के लिए, बुनी हुई रस्सी के लिए या अनाम तुम आते हो? इनमें से ऐसी कौन सी रचना है, कौन सा काव्य संग्रह है जिस पे भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बुनी हुई रस्सी पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1972 में। 1972 में आप लोग ध्यान रखेंगे, भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किस रचना पे? बुनी हुई रस्सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कवि की कविताओं की सहजता को देखकर गांधी जी के चरखे की सी सहजता का आभास होता है? आपको बताना है किस कवि की कविताओं की सहजता को देखकर गांधी जी के चरखे जैसी जो है सहजता का आभास होता है? शमशेर, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र या प्रभाकर माचवे?
राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र की। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र जो हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। किस कवि को कविता का गांधी कहा जाता है? किस कवि को कविता का गांधी कहा जाता है? आप लोग बताएंगे राइट आंसर। भवानी प्रसाद मिश्र को। और किसने कहा है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भवानी प्रसाद मिश्र को किस कहानीकार ने इनको जो है गांधी का, कविता का गांधी कहा है। ठीक है, और भवानी प्रसाद मिश्र ने खुद को क्या कहा है? चलिए मैं बता देती हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र ने जो है खुद को गांधी का बेटा कहा है। ठीक है ना, और कविता का गांधी इनको किस कहानीकार ने कहा है, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत खुशबू के शिलालेख। व्यक्तिगत और खुशबू के शिलालेख किसकी रचनाएं हैं? भवानी प्रसाद मिश्र के, शमशेर के, नागार्जुन के या अज्ञे के? व्यक्तिगत और खुशबू के शिलालेख ये किसकी रचनाएं हैं? ये रचनाएं जो हैं भवानी प्रसाद मिश्र के हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, दोनों रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र के हैं और दोनों रचनाएं जो हैं 1973, प्रकाशन वर्ष है 1973। दोनों रचनाओं का 1973 प्रकाशन वर्ष है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की है? आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की है? इदम नम, त्रिकाल संध्या, परिवर्तन जिए, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी रचनाएं जो है भवानी प्रसाद मिश्र के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इदम नम जो है 1977 में है। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ 1977। त्रिकाल संध्या का प्रकाशन वर्ष जो है 78 है, 7/8/1978। परिवर्तन जिए जो है 76 में है। ठीक है, ये तीनों 77, 78, 76 आप लोग ऐसे याद रखिएगा। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, गीत किस कवि की है? आसान क्वेश्चन है ना। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, यह किस कवि की गीत है? आप लोग राइट आंसर बताएंगे। भवानी प्रसाद मिश्र के। टाइम नहीं लगाएंगे आंसर बताने में, आसान क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र के। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा कवि फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध है? आपको बताना है इनमें से कौन से कवि हैं जो फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? आपको बताना है भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह। चकित है दुख, गीत फरोश, अंतर्गत, खुशबू के शिलालेख। अगर आपने सीक्वेंस में याद किया होगा तो आपको फटाक से जो है याद आ जाएगा कि भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम संग्रह, काव्य संग्रह कौन सा है। गीत फरोश सही जवाब है हमारा। गीत फरोश जो है भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह है। प्रकाशन वर्ष है इसका 1953। आगे देखते हैं, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? आप लोग बताएंगे कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? राइट आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह को जो है कवियों का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मूड्स का कवि कौन कहलाता है? किस कवि को जो है मूड्स का कवि कहते हैं? अज्ञे को, प्रभाकर माचवे को, सर्वेश्वर को या शमशेर को? मूड्स का कवि किसे कहा जाता है? तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शमशेर बहादुर सिंह को। ध्यान रखेंगे आप लोग, इनको जो है कवियों का कवि और मूड्स का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, यह कथन किसका है? शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, यह कथन किसका है? शुक्ल जी का, रामचंद्र तिवारी का, मलयज का, नामवर सिंह का।
सही जवाब है हमारा मलयज। मलयज ने कहा है शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट आंसर सी होगा, मलयज। अगला प्रश्न है, शमशेर के गद्य को हिंदी का जातीय गद्य किसने कहा है? आपको बताना है शमशेर बहादुर सिंह के गद्य को हिंदी का जातीय गद्य किसने कहा है? रामचंद्र तिवारी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने, राम कुमार वर्मा ने। राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा रामचंद्र तिवारी ने। रामचंद्र तिवारी ने शमशेर बहादुर सिंह के गद्य को हिंदी का जातीय गद्य कहा है। आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चुका भी नहीं हूँ मैं रचना पर शमशेर बहादुर को कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? व्यास सम्मान, बिरला सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपको बताना है चुका भी नहीं हूँ जो रचना है शमशेर बहादुर सिंह का, इस रचना पे इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? राइट आंसर हो जाएगा इसका साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, इस रचना पे जो है चुका भी नहीं हूँ जो रचना है, सबसे पहले इसका प्रकाशन वर्ष आप लोग जान लीजिए 1988। सॉरी 1988 नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, चुका भी नहीं हूँ जो रचना है शमशेर बहादुर सिंह का, इस पे जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और किस वर्ष में मिला था? तो 1977 में। आप लोग ध्यान रखेंगे 1977 में। चुका भी नहीं हूँ का जो प्रकाशन वर्ष है मेरे माइंड से जो है मिस कर गया है, उसको ये जैसे याद आएगा मैं आपको बताती हूँ। अगला प्रश्न देखेंगे, अमन का राग एक लंबी कविता है, इसके रचनाकार कौन है? अमन का राग जो लंबी कविता है, किसकी कविता है ये? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, शमशेर बहादुर सिंह की, मुक्तिबोध की या अज्ञे की? आप लोग बताएंगे अमन का राग किसकी लंबी कविता है? शमशेर बहादुर सिंह की। ठीक है ना, ये जो कविता है शमशेर बहादुर सिंह की है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कुछ कविताएं कुछ और कविताएं काव्य संग्रह किस कवि के हैं? आपको बताना है कुछ कविताएं कुछ और कविताएं किस कवि की हैं? शमशेर बहादुर सिंह की ये काव्य संग्रह है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष है, कुछ कविताएं का प्रकाशन वर्ष है 1959 और कुछ और कविताएं 1961। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखते हैं, बात बोलेगी हम नहीं यह पंक्ति किसकी है? बात बोलेगी हम नहीं यह पंक्ति किसकी है? बात बोलेगी हम नहीं के रचयिता कौन है? तो ये जो है शमशेर बहादुर सिंह ही हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात बोलेगी हम नहीं जो रचना है, इसका जो है प्रकाशन वर्ष आप लोग ध्यान रखिएगा 1981 है। ठीक है, 1981। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैं उर्दू और हिंदी का दोआब कवि हूँ, स्वयं के लिए यह कथन किस कवि ने कहा है? किस कवि ने कहा है अपने आप को मैं उर्दू और हिंदी का दोआब कवि हूँ? शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है। सही जवाब हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी एवं नया साहित्य नामक पत्रिकाओं का संपादन कार्य किसने किया? कहानी एवं नया साहित्य नामक पत्रिकाओं का संपादन कार्य किसने किया? सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, किस कवि ने शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा था? निराला ने, मलयज ने, अज्ञेय ने, रामविलास शर्मा ने? अज्ञेय ने कहा था। राइट आंसर हमारा अज्ञेय हो जाएगा, ऑप्शन सी। अज्ञेय ने शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि उपाधि दिया था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, समय देवता जो कि एक लंबी कविता है, यह किस रचनाकार की है? नरेश मेहता की, महिमा मेहता की, कीर्ति चौधरी की या रघुवीर सहाय की? समय देवता किसकी लंबी कविता है? नरेश मेहता की।
राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए नरेश मेहता। अगला प्रश्न देखेंगे, संशय की एक रात प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य का प्रकार है। संशय की एक रात प्रबंध काव्य का प्रकार है महाकाव्य, मुक्त काव्य, गीति नाट्य या खंड काव्य। राइट आंसर क्या होगा? यह गीति नाट्य है। राइट आंसर हमारा गीति नाट्य होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, नरेश मेहता द्वारा गांधी के जीवन पर आधारित खंड काव्य कौन सा है? इनमें से कौन सी रचना नरेश मेहता का है जो गांधी के जीवन पर आधारित है? सही जवाब क्या होगा? प्रार्थना पुरुष। राइट आंसर हो जाएगा प्रार्थना पुरुष। प्रार्थना पुरुष जो है नरेश मेहता की रचना है और यह गांधी के जीवन पर आधारित है, एक खंड काव्य है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की कृति के लेखक नरेश मेहता नहीं है? इनमें से किस कृति के लेखक नरेश मेहता नहीं है? वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, हरी घास पर क्षणभर, अरण्या। आपको देखते ही पता चल गया होगा, हरी घास पर क्षणभर अज्ञेय का है। यह रचना जो है अज्ञेय का है। ठीक है, बाकी तीनों रचनाएं आप लोग ध्यान रखेंगे नरेश मेहता के हैं। अरण्या कृति के लिए नरेश मेहता को कौन सा साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अरण्या जो रचना है उस पे नरेश मेहता को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1988 ईस्वी में। ठीक है, 1988 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अरण्या रचना के लिए नरेश मेहता को। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, नरेश मेहता को किस वर्ष भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त हुआ था? नरेश मेहता को किस वर्ष भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1990। सही जवाब होगा 1990। आगे बढ़ेंगे, छोटा करो इसको, है ना, बड़ा क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, नरेश मेहता को साहित्य के लिए संपूर्ण योगदान के लिए किस वर्ष भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? नरेश मेहता को साहित्य के संपूर्ण साहित्य के लिए, है ना, साहित्य के संपूर्ण साहित्य के योगदान के लिए किस वर्ष भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1988, 1990, 1991, 1992। 1990। राइट आंसर होगा हमारा 1990। अगला प्रश्न देखेंगे, ना होती हो तो मेरे पार्श्व में होती हो, लेकिन जब होती हो तो न जाने कहाँ होती हो। यह पंक्ति किस कवि की है? आपको बताना है यह पंक्ति किस कवि की है। यह पंक्ति जो है नरेश मेहता की है। ठीक है, नरेश मेहता हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, पंक्ति को ध्यान रखेंगे आप लोग। चाहता मन व किरण धेनुएं किसकी कविताएं हैं? चाहता मन व किरण धेनुएं किसकी कविताएं हैं? शमशेर बहादुर सिंह की, मुक्तिबोध की, अज्ञेय की, नरेश मेहता की। चाहता मन व किरण धेनुएं जो कविताएं हैं वो नरेश मेहता की हैं। ठीक है, नरेश मेहता हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, कौन सी रचना नरेश मेहता की नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना नरेश मेहता की नहीं है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है गीत फरोश। गीत फरोश है भवानी प्रसाद मिश्र का है। बाकी तीनों रचनाएं नरेश मेहता के हैं। ठीक है, नहीं पूछा गया था यहाँ पे। आगे देखेंगे, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व व शबरी किसकी रचनाएं हैं? महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी किसकी रचनाएं हैं? नरेश मेहता की हैं, मुक्तिबोध की हैं, अरुण कमल के हैं या धूमिल के हैं? सही जवाब हमारा क्या होगा? हमारा महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व और शबरी किसकी रचनाएं हैं? ये सभी रचनाएं नरेश मेहता के हैं और सभी जो हैं प्रबंध काव्य हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे ये तीनों रचनाएं प्रबंध काव्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कुआनो नदी किसका काव्य संग्रह है? आसान क्वेश्चन है ये भी। कुआनो नदी किसका काव्य संग्रह है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। ये रचना जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के हैं। आगे बढ़ेंगे,
अगला प्रश्न देखते हैं। खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? बिड़ला सम्मान, मंगला प्रसाद पारितोषिक, साहित्य अकादमी पुरस्कार या व्यास सम्मान। खूंटियों पर टंगे लोग जो कविता संग्रह है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को इस कविता संग्रह पे कौन सा पुरस्कार मिला था? आपको बताना है। सही जवाब होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस रचना पे जो है सक्सेना जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। सही जवाब है हमारा नाश का निर्माण। गिरिजा कुमार माथुर की रचना है ये, नाश का निर्माण। बाकी तीनों रचनाएं आप लोग देख लेंगे। काठ की घंटियाँ, बांस के पुल, एक सूनी नाव, ये तीनों रचनाएं जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। ओके। अगला प्रश्न है, जंगल का दर्द गर्म हवाएं रचना किसकी है? आपको बताना है जंगल का दर्द गर्म हवाएं किसका काव्य संग्रह है? काव्य संग्रह है ये, ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। ये रचना जो है, ये जो काव्य संग्रह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। यह पंक्ति किस कवि की है? और यह पंक्ति जो है 2021 में आया था। आप लोगों ने 2021 का टीजीटी का क्वेश्चन जो है, यूपी टीजीटी का पेपर सॉल्व किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा ये पंक्ति जो है आया है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि हर पंक्ति को जो है, जो रचनाएं आप लोग पढ़ते हैं जिस भी कवि की, तो उन कवि की जो है आप लोग पंक्तियाँ भी याद कर लिया करिए। आप लोग समझ गए होंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मैं नया कवि हूँ इसी से जानता हूँ, सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? कुंवर नारायण की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, नरेश मेहता की, रघुवीर सहाय की। मैं नया कवि हूँ इसी से जानता हूँ, सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? यह पंक्ति भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरकंडे की गाड़ी, कॉफ़ी हाउस में मेलोड्रामा व लोहिया के न रहने पर किसकी प्रसिद्ध कविताएं हैं? ये सभी कविताएं किस कवि की हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये सभी कविताएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण के किस काव्य में जीवन मृत्यु के शाश्वत मूल्यों पर विचार किया गया है? कुंवर नारायण की ऐसी कौन सी रचना है, कौन सा काव्य है जिसमें जीवन मृत्यु के शाश्वत मूल्यों पर विचार किया गया है? कोई दूसरा नहीं, बाजश्रवा के बहाने, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा रिपीट हो गया है। चलिए, तीन में से आप लोग राइट आंसर बताएंगे। सही जवाब है हमारा आत्मजयी। आत्मजयी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आत्मजयी कृति पर कुंवर नारायण को कौन सा साहित्यिक सम्मान दिया गया था? कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी, इस पे कुंवर नारायण को कौन सा साहित्यिक सम्मान जो है प्रदान किया गया था? सही जवाब है हमारा व्यास सम्मान। इस रचना पे कुंवर नारायण को व्यास सम्मान मिला था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह के लिए कुंवर नारायण को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार कब मिला? कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह किसका है? कुंवर नारायण का है, और इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जो अभी आगे जो हमने क्वेश्चन देखा ना, यहाँ पे कहाँ पे देखा? कोई दूसरा नहीं, यहाँ पे नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह के लिए कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? आपको बताना है। 1995 में, ध्यान रखेंगे आप लोग, 1995 में मिला था।
आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है आत्मजयी जो एक खंड काव्य है किस उपनिषद पर आधारित है। आत्मजयी जो रचना है वो किस उपनिषद पर आधारित है। कंठोपनिषद। सही जवाब है हमारा कंठोपनिषद। ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। आत्मजयी जो रचना है खंड काव्य है, कंठोपनिषद उपनिषद पर आधारित है। अगला प्रश्न है कुंवर नारायण जी को किस वर्ष भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। कुंवर नारायण को किस वर्ष भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। सही जवाब है हमारा 2005, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कुंवर नारायण की रचना नहीं है चक्रव्यूह, परिवेश में हम तुम, यहाँ से देखो, इन दिनों, इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की नहीं है। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, यहाँ से देखो। ये जो रचना है वो है केदारनाथ सिंह का, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग, केदारनाथ सिंह का, ठीक है। यहाँ से देखो, ये जो रचना केदारनाथ सिंह का है। बाकी तीनों रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश में हम तुम, इन दिनों, ये कुंवर नारायण की रचना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है ठंडा लोहा के रचयिता कौन है। ठंडा लोहा आप सभी को पता होगा, आसान क्वेश्चन है। ठंडा लोहा किस कवि की रचना है, तो धर्मवीर भारती की है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, धर्मवीर भारती की रचना है कनुप्रिया, सॉरी मैंने तो आंसर ही बता दिया, ठीक है। कनुप्रिया जो रचना है वो किसका है, धर्मवीर भारती का है। अगला प्रश्न देखेंगे, धर्मवीर भारती के किस काव्य संग्रह में विदेशी कविताओं का संकलन मिलता है। कनुप्रिया में, देशांतर में, अंधा युग में, सपना, अभी भी। धर्मवीर भारती के कौन सा काव्य संग्रह है जिसमें विदेशी कविताओं का संकलन है। राइट आंसर हो जाएगा देशांतर। देशांतर जो काव्य संग्रह है धर्मवीर भारती का, इसमें विदेशी कविताओं का संकलन मिलता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रेमथ्यू गाथा जो लंबी कविता है, किस शीर्षक की रचना, मतलब किसकी रचना है ये। नरेश मेहता की, केदारनाथ सिंह की, धर्मवीर भारती की, शमशेर बहादुर सिंह की। प्रेमथ्यू गाथा एक लंबी कविता है, किस रचनाकार की है ये। धर्मवीर भारती की है, ठीक है। धर्मवीर भारती की अगर लंबी कविता पूछा जाए तो प्रेमथ्यू गाथा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कवि कनुप्रिया में इनमें से किसके प्रेम का वर्णन है। राम सीता का, राधा कृष्ण का, उर्मिला लक्ष्मण का, विष्णु लक्ष्मी या विष्णु का। कनुप्रिया जो धर्मवीर भारती की रचना है इसमें किसके प्रेम का वर्णन मिलता है। कनुप्रिया में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन मिलता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है सपना अभी भी रचना के लिए धर्मवीर भारती को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिरला सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार। सपना अभी भी रचना के लिए धर्मवीर भारती को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा व्यास सम्मान, ठीक है। इस रचना पे इनको धर्मवीर भारती को व्यास सम्मान मिला था 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है अंधा युग गीति नाट्य में कितने अंक और कितने भाग हैं। अंधा युग जो रचना है वो एक गीति नाट्य है, इसमें कितने अंक हैं और कितने भाग हैं आपको ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 अंक और 8 भाग हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे, इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी ज़िंदगी किस कवि की पंक्तियां हैं। इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी ज़िंदगी जो पंक्ति है वो धर्मवीर भारती की है, बहुत प्रचलित पंक्ति है। आगे बढ़ेंगे, सीढ़ियों पर धूप में किसकी रचना है। सीढ़ियों पर धूप, यहाँ पे ये नहीं रहेगा। सीढ़ियों पर धूप किसकी रचना है। रघुवीर सहाय। सही जवाब है हमारा रघुवीर सहाय की रचना है सीढ़ियों पर धूप। हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये भी रचना इनकी है। आत्महत्या के विरुद्ध किसका काव्य संग्रह है। आत्महत्या के विरुद्ध किसका काव्य संग्रह है, तो रघुवीर सहाय का है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह के लिए रघुवीर सहाय को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह रघुवीर सहाय का है। इस रचना पे
रघुवीर सहाय को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, आप बताएंगे। तो सही जवाब है हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार। लोग भूल गए हैं, काव्य संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस वर्ष में मिला था? 1984 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा शून्य था पहले जिनका गुण हर रचना गाता है। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति रघुवीर सहाय की है। ध्यान रखेंगे आप लोग, रघुवीर सहाय की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ के रचनाकार कौन हैं? कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ के रचनाकार जो है रघुवीर सहाय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढाता हूँ और आप कहते हैं कि कविता की है। यह पंक्ति किस पंक्तिकार की है? यह पंक्ति किस पंक्तिकार की है? तो ये भी पंक्ति जो है रघुवीर सहाय की है। रघुवीर सहाय की पंक्ति है, आप लोग ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अभी बिल्कुल अभी काव्य संग्रह किस कवि की है? अभी बिल्कुल अभी किस कवि का काव्य संग्रह है? केदारनाथ सिंह का। अभी बिल्कुल अभी केदारनाथ सिंह का है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना केदारनाथ सिंह की नहीं है? कौन सी रचना केदारनाथ सिंह की नहीं है? सतपुड़ा के जंगल केदारनाथ सिंह की रचना नहीं है, ये सतपुड़ा के जंगल। और ये आप ध्यान रखेंगे, केदारनाथ सिंह का लंबी कविता पूछा जाए तो बाघ होगा। बाघ जो है केदारनाथ सिंह का लंबी कविता है। ठीक है, सतपुड़ा के जंगल जो है हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। भवानी प्रसाद मिश्र का है ना सतपुड़ा के जंगल। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना केदारनाथ सिंह की नहीं है? आपको बताना है कौन सी रचना केदारनाथ सिंह की नहीं है। अनागत, टॉलस्टॉय व साइकिल, यहाँ से देखो, काल तुमसे होड़ है मेरी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, काल तुमसे होड़ है मेरी। यह रचना शमशेर बहादुर सिंह का है। ठीक है ना, बाकी तीनों रचनाएं जो हैं अनागत, टॉलस्टॉय व साइकिल, यहाँ से देखो, ये तीनों रचनाएं केदारनाथ सिंह की हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, केदारनाथ सिंह को 1989 ईस्वी में किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बाघ रचना के लिए, दोपहरिया, अकाल में सारस, जाऊंगा कहाँ। किस रचना के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आप लोग ध्यान रखेंगे 1989 ईस्वी में। अकाल में सारस, अकाल में सारस रचना के लिए इनको केदारनाथ सिंह को 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, केदारनाथ सिंह को 1997 में किस रचना के लिए व्यास सम्मान मिला था? इस सभी सम्मान को आप लोग ध्यान रखिएगा, पुरस्कार जो दिए गए हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। केदारनाथ सिंह को 1989 ईस्वी में किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो अकाल में सारस। अब ये प्रश्न है कि केदारनाथ सिंह को 1997 ईस्वी में किस रचना के लिए व्यास सम्मान मिला था? ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा उत्तर कबीर एवं अन्य कविताओं के लिए इनको व्यास सम्मान मिला था 1997 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, केदारनाथ सिंह जी को संपूर्ण साहित्य के लिए किस वर्ष भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपको बताना है किस वर्ष में केदारनाथ सिंह को संपूर्ण साहित्य के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2013 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे आप लोग, 2013 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ, यह पंक्ति किस कवि की है? पंक्ति जो है प्रचलित पंक्ति है, यह किस कवि की है? मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ, यह किसकी पंक्ति है? केदारनाथ सिंह की। यह पंक्ति जो है केदारनाथ सिंह की है। ठीक है, चलिए, अब यही तो क्वेश्चन था, 86 क्वेश्चन थे, 80+ मैंने बोला ही था। ठीक है ना, आशा करती हूँ क्वेश्चन जो है आप लोगों को सही लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ भी रहे होंगे। जो नहीं आ रहा होगा उनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। रिवीजन आपका बहुत अच्छे से हो गया होगा, तो आप लोग इसी तरह रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा हल करिए। ठीक है ना,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रश्नों के साथ। आप सभी लोग अपना पढ़ाई करते रहिए और ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए।